जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोगों को जो स्क्रीन है वो नज़र आ रही होगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम डॉक्टर अली महबूब, करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन द स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। सो मोस्टली जो है मैं यहाँ पे वीविंग डिपार्टमेंट में होता हूँ। तो आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द सॉलिड वर्क्स। कि सॉलिड वर्क्स क्या होता है, व्हाई वी आर इंटरेस्टेड इन सॉलिड वर्क्स। लेट्स स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। सो सॉलिड वर्क्स क्या चीज़ है, व्हाई वी नीड सॉलिड वर्क्स। तो दैट इज रिलेटेड टू कैड। अब हम कैड को पहले समझते हैं कि व्हाट इज कैड। तो कैड इज एब्रिविएशन ऑफ द कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन के विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर वी आर डेवलपिंग समथिंग। द कंप्यूटर एडेड डिजाइन is the use of computers to aid in the creation, modification, analysis और optimization of a design। कि हम कंप्यूटर को यूज करते हुए कोई भी डिजाइन जो है उसे क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी पॉसिबल चेंजेस हैं, उन चेंजेस को जो है वो हम वहाँ पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। उसके बाद उनका एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस करने के बाद हमें जो रिक्वायर्ड आउटपुट होती है उसे चेक करते हैं। अगर तो वो रिक्वायर्ड आउटपुट आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही देन वी अगेन मॉडिफाई द डिजाइन। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। कि तब तक हम अपने पैरामीटर्स को, अपने डिजाइन को चेंज करते रहते हैं जब तक कि हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर जो है हमें, या रिक्वायर्ड डिजाइन वो अचीव नहीं हो जाता। इसकी एक एग्जांपल आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। अब this software is used to increase the productivity of designer, improve the quality of the design, improve communications। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को आप यूज करके किसी भी डिजाइनर को कोई भी अपना डिजाइन जो है वो बता सकते हैं कि हमारा डिजाइन क्या है, कैसे है, हम इस डिजाइन की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, या फिर इस डिजाइन के अंदर पॉसिबल चेंजेस जो है वो इजीली हमें रिकमेंड कर सकता है। तो व्हाई वी नीड कैड। अब जैसा कि हमने पिछली स्लाइड्स में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कैड के बारे में, तो अब इसमें मेन चीज़ ये है कि हमें कैड की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब हम आजकल जो है वो मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है वो 3D प्रिंटिंग है, जिसके अंदर हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके अपने मॉडल्स बनाते हैं और फिर उसको हम अपने 3D प्रिंटर जो है उसे वो मॉडल प्रोवाइड कर देते हैं, कमांड दे देते हैं, और तब वो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें वो पार्ट 3D प्रिंट करके दे देता है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो ये हो गई है, ब्रॉड एप्लीकेशन। इसके अलावा हम जो हमारे एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारी जिस तरह सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, एरोडायनामिक्स है। तो इस सब के अंदर जो है हम एक कैड बनाने के बाद उसके एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है मैंने एक्सपेरिमेंटल इंजीनियरिंग एनालिसिस के अंदर, राइट साइड पे आप देख सक रहे हैं। ये एक ब्लोअर है। ब्लोअर क्या करता है, आपकी एयर को इनटेक करके उसे ब्लो करता है, उसे आगे जो है वो फेंकता है। तो इसके अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एयर का फ्लो देख रहे हैं। तो जब हमने एनालिसिस करने से पहले हमें नहीं पता था कि इस ब्लोअर के अंदर स्ट्रेसेस कहाँ पे ज़्यादा हैं, एयर का फ्लो किस पॉइंट पे ज़्यादा है, क्यों एयर का फ्लो ज़्यादा हो रहा है। तो हमने उसको डिज़ाइन करने के बाद, उसका कैड मॉडल बनाने के बाद उसका हमने एनालिसिस किया। अब यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि ये जो आपका कंटूर प्लॉट है, ये शो कर रहा होता है कि आपके स्ट्रेसेस कैसे वेरी कर रहे हैं। या अगर आपका फॉर एग्जांपल हीट एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका मिनिमम टेम्परेचर कहाँ है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ है। जो ब्लू एरिया है या ब्लू कलर है वो मिनिमम को शो करवाता है, जो रेड है वो मैक्सिमम को शो करवाता है। तो
इस दोनों के दरमियान जो है कलर वेरी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ एयर फ्लो के अंदर रेड जो है वो मैक्सिमम को शो कर रहा है कि ये जो आप कैविटी देख रहे हैं इसकी, कि जब ये ब्लोअर रोटेट करेगा तो एयर का फ्लो मैक्सिमम किन पोर्शंस पे होगा। उसके बाद मिनिमम किधर होगा, जहाँ पे आपका एयर का फ्लो जो है वो स्ट्रेट हो गया और यहाँ पे आपके पास उसके फ्लो मिनिमम हो गया। इसकी एक दूसरी एग्जांपल जो है मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस से दी है, जहाँ पे लेट्स सपोज आप एक ब्रिज है, ब्रिज का आप एक स्ट्रक्चर जो है वो डिजाइन कर रहे हैं। लेट्स सपोज ये आपको एक एच शेप गाइडर्स जो है वो फॉर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आपको शो किए गए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो हमारा जॉइंट है, इसके ऊपर अगर हम लोड अप्लाई करें, तो लोड अप्लाई करने के बाद हमने एनालिसिस करके क्या चेक किया है कि जो आपका रेड एरिया है, रेड मार्जिन है, यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस है, यहाँ पे फेलियर के चांसेस ज्यादा हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे ये स्ट्रेसेस जो है ये हमारा इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ से ये फेल हो सकता है, तो इसलिए हम यहाँ इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। सिंपली जो हमने कैड मॉडल बनाया था, कंप्यूट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हमने 3D मॉडल बनाया था, उसको हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, मॉडिफाई कर देंगे। मॉडिफाई करने के बाद उसका दोबारा एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या जो हमारी अ, जो उसके रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस थे उसकी बिलो इट्स मैक्सिमम रेंज जो है वो स्टे कर रहे हैं, फेलियर के चांसेस तो नहीं है। हाँ, अगर हमें एनालिसिस करने के बाद पता चल गया है कि हाँ, हमारा जो डिज़ाइन है वो स्टे करेगा और फेलियर के चांसेस नहीं है, तो तब हम उसे अप्रूव कर देंगे। लेकिन स्टिल अगर हमारे पास वो वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है हमारी रिक्वायर्ड मैक्सिमम स्ट्रेंथ से, तो स्टिल वी विल ऑप्टिमाइज़ द डिज़ाइन। इसलिए जो है हमारे पास कैड मॉडल जो है वो इम्पोर्टेंट है, कि जिसमें हम सिंपली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन वेरी स्मॉल टाइम हम कोई भी पार्ट जो है उसको मॉडल करने के बाद उसकी एनालिसिस करके देख सकते हैं कि हम इसकी रिलायबिलिटी कितनी ज़्यादा है। कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक्सपेरिमेंटल वाली साइड पे जाते हैं, तो पहले हमें इसका जो है वो मॉडल बनाना पड़ेगा, एक रियल मॉडल, उसके बाद उसका स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसका फेलियर देखना पड़ेगा। इसके अंदर टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, आपका मटेरियल वेस्ट हो रहा है, ठीक है, रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो सिंपली हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर इन चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो है वहाँ पे इम्पोर्टेंस है 3D मॉडल्स की। तो मोस्टली हमारा इंडस्ट्री के अंदर जो है या एकेडेमिया में या इंडस्ट्री में कौन-कौन से कैड मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। दोज़ आर एनसिस, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, ऑटोकैड। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि यूज़ होते हैं, रूटीन में इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। अब इसकी कुछ बेसिक कमांड्स के बारे में हम देखते हैं कि सॉलिडवर्क्स के अंदर जब हम ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, तो मोस्टली हमारा जो फेस करते हैं हम, ये मेजर आपके 4 कमांड्स हैं जो कि हम आनी चाहिए किसी भी एक बेसिक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए, जिसके अंदर हमारे पास है एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वीप, ब्लेंड या लॉफ्ट। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ। इसके अलावा जो है हमारे पास फर्दर कौन-कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, जिस तरह हम, अगर हमारे पास एक एज बन रहा है, तो हम उसे फिलेट कैसे कर सकते हैं, उसे चैम्फर कैसे कर सकते हैं। तो ये फर्दर उसकी आगे मज़ीद जो है अगर हम डिटेल में जाएँ, तो डिफरेंट उसके जो है हम यूज़ करते हैं कमांड्स। तो लेट्स स्टार्ट विद दीज़ 4 बेसिक कमांड्स। तो लेट मी शेयर माय सॉलिडवर्क्स स्क्रीन। आई होप कि आप लोगों को जो है वो सॉलिडवर्क्स की स्क्रीन शो हो रही है। अब ये स्क्रीन आपके सामने कब अपीयर होगी? जब भी आप सॉलिडवर्क्स ओपन करेंगे, तो सबसे पहले आपके पास ये एक विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगी। अब इस विंडो के अंदर ये ऐसे ही अपीयर होगी आपके पास। ये जो ड्राइंग्स हैं ये शो हो रही हैं कि जो रिसेंट ड्राइंग्स आपने बनाई हुई हैं। लेकिन हमने जो है फ़ोकस करना है इन 3 चीज़ों पे, पार्ट, असेंबली और ड्राइंग। अब पार्ट क्या चीज़ है? जब भी हमने कोई एक 3D पार्ट बनाना है, 3D मॉडल बनाना है, तो उसके लिए हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज़ हमारे पास 2-3 डिफरेंट पार्ट्स बने हुए हैं, लेकिन हमने उन्हें असेंबल करना है। उन 2-3 पार्ट्स को असेंबल करना है।
उसके अंदर, तो हम क्या करेंगे, असेंबली यूज करेंगे और उसके अंदर दो उन पार्ट्स को इंपोर्ट करके असेंबल करेंगे। थर्ड वन जो है वो ड्राइंग है। इसके अंदर क्या करेंगे, हम डिफरेंट पार्ट्स को ड्राइंग के अंदर क्या करेंगे, हम सिंपली अगर हमने उसका 2D मॉडल बना के दिखाना है तो वो 2D मॉडल बना के हम दिखा सकते हैं। अक्सर आप में से कई स्टूडेंट्स ने जो है वो कोर्स पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो उसके अंदर हम 2D मॉडल्स बनाते हैं किसी भी पार्ट के या किसी भी असेंबली के। काइंडली 1 मिनट होल्ड करें। तो असेंबली के अंदर हम असेंबल करते हैं, पार्ट के अंदर एक न्यू पार्ट बनाते हैं और ड्राइंग के अंदर जो है हम उसका सिर्फ 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ दैट पार्ट। तो इन सब के लिए बेसिक क्या है, हम कोई भी पार्ट बनाना चाहते हैं तो हम पार्ट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर हमने कोई भी पार्ट बनाना है। अच्छा, जब भी हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे पास, आपको पता है, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जी प्लेन होते हैं। तो जब भी हमने ड्राइंग बनानी है या 3D पार्ट बनाना है तो उसकी स्टार्ट कहाँ से होगी, सबसे पहले 2D ड्राइंग से होगी या 2D मॉडलिंग से होगी उसकी, उसका स्टार्ट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 डिफरेंट प्लेन आप ये देख सक रहे हैं स्क्रीन में, आपके पास एक एक्स है, एक वाई है और एक जी कोऑर्डिनेट है। तो इसमें हमने जो भी स्केच बनाना है, जो भी 2D स्केच बनाना है, वो स्केच या तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में हो सकता है या वाई जी में हो सकता है या जी एक्स में हो सकता है। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक में भी वो प्लेन जो है वो लाई कर सकता होता है और उसमें हम वो 2D ड्राइंग बना सकते हैं। अब ये लेफ्ट साइड पे आप देखें, हमारे पास ये शो हो रहा है फ्रंट प्लेन। अब ये फ्रंट प्लेन जो है ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये वाई एक्स में है। टॉप प्लेन जो है ये किस कोऑर्डिनेट में है, ये आपके पास है एक्स जी में है। और ये जो राइट प्लेन है ये आपके पास है वाई जी के अंदर। तो लेट्स सपोज हमने फ्रंट प्लेन जो है उसे सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्केच बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और हम उसे करेंगे नॉर्मल टू। नॉर्मल टू का क्या मतलब होता है कि अगर हम, नॉर्मल टू का मतलब है कि कोई भी चीज़ आपके राइट एंगल पे है। तो अगर मैं नॉर्मल टू करूँगा तो ये आपका आपके बिल्कुल सामने आ जाएगा, मीन्स जब आपकी नज़र देख रही है तो वो आपकी नज़र के बिल्कुल राइट एंगल पे है, सामने नज़र आ रहा है। अच्छा, लेट्स सपोज हम जो है वो एक स्क्रू की ड्राइंग बनाते हैं एज एन इंजीनियर। हमने एक रिवेट या एक स्क्रू जो है उसका सोचते हैं कि उसकी ड्राइंग बनानी है, एक नट है उसकी ड्राइंग बनानी है। तो उसके लिए हमारे पास फ्रंट प्लेन आ गया। अब फ्रंट प्लेन के अंदर सबसे पहले हमने क्या चीज़ डिस्कस की थी, एक्सट्रूड। एक्सट्रूड कमांड क्या होती है, ये आपको लेफ्ट टॉप पे नज़र आ रही है एक्सट्रूड कमांड। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि ये आपको शो कर रही है रिप्रेजेंटेशन कि इसके अंदर हम एक स्केच बनाते हैं और उस स्केच को उसके पर्टिकुलर डायरेक्शन के अगेंस्ट उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है आपके पास एक्स वाई प्लेन। इस एक्स वाई प्लेन के अंदर मैंने एक 2D ड्राइंग बनाई है। उस 2D ड्राइंग को बनाने के बाद मैं उसे किस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकता हूँ, इनटू जी डायरेक्शन अलोंग द डेप्थ। अगर मैंने टॉप प्लेन सेलेक्ट किया हुआ है, इसे मैं अपने सामने लेके आ रहा हूँ, तो हमारे पास एक्स और जी आ गया है और ये बनाने के बाद मैं इसे किस डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा, मैं इसे वाई डायरेक्शन के अंदर जो है वो एक्सटेंड करूंगा। तो हमने जो है पहले ड्राइंग बनानी है एक नट की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने ये एक प्लेन सेलेक्ट कर लिया, टॉप प्लेन। फिर हम क्या करेंगे, हम स्केच के अंदर जाएंगे। स्केच के अंदर जाने के बाद हमने सबसे पहले उसकी एक क्या करना है, ये हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केच जो है यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि हमें कौन सी रिक्वायर्ड स्केच बनाना चाह रहे हैं। हम एक सर्कल ड्रॉ करना चाह रहे हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं या एक आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं या एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना चाह रहे हैं। क्योंकि आपका जो वो होता है नट, वो सर्कल होता है, तो हमने सर्कल सेलेक्ट करने के बाद अब ये हम एक खास विंडो के अंदर एंटर हो गए हैं जिसके अंदर हमने स्केचिंग करनी है। ये देखें, अब राइट साइड पे आपको एक क्रॉस का साइन नज़र आ रहा है और एक रिटर्न एरो का साइन नज़र आ रहा है।
अगर मैं क्रॉस करूंगा, क्रॉस करने के बाद वो कह रहा है कि अगर आप स्केचिंग वाले व्यू के अंदर एंटर हुए हुए हैं, तो ये स्केच क्या आपने सेव करना है? अगर सेव नहीं करना तो डिस्कार्ड चेंजेस एंड एग्जिट। ये आप मेन स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं जहाँ पे हमारे पास प्लेन्स थे। यहाँ पे देखें अब आपके पास वो ना क्रॉस वाला साइन नज़र आ रहा है, ना आपके पास रिटर्न वाला साइन नज़र आ रहा है। इट मीन्स हम मेन विंडो में वापिस आ गए हैं विदाउट स्केचिंग। जब मैं प्लेन को सिलेक्ट करके नॉर्मल टू करूँगा, नॉर्मल टू करने के बाद मैं स्केच कोई भी सिलेक्ट करूँगा तो हम उस एक पर्टिकुलर स्केचिंग वाली विंडो के अंदर एंटर हो गए हैं। ये देखें फिर आपको एरोज़ शो हो गए हैं रिटर्न का और क्रॉस का। अच्छा, ये हमारे पास मिड पॉइंट है उस प्लेन का जिसे हम रेफरेंस लेके, जो कि सॉरी एक्स और ज़ी का मिड पॉइंट है। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मिड पे मैंने क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद वो मेरे से पूछ रहा है कि इसका रेडियस जो है वो कितना होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं इसे कर लेता हूँ 1 cm, 1 सेंटीमीटर करके मैंने एंटर किया है। तो ये उसने 1 सेंटीमीटर का एक डायामीटर बना दिया है और मैंने इसे ग्रीन टिक किया है, तो ये स्केच कंप्लीट हो गया इस पर्टिकुलर प्लेन के अंदर, टॉप प्लेन के अंदर। लेकिन अभी भी मैं उस स्केचिंग वाली विंडो के अंदर हूँ, तो मैंने क्या करना है, यहाँ से स्केच बनाने के बाद रिटर्न करूंगा तो मैं मेन विंडो के अंदर वापस आ गया। अब मेन विंडो के अंदर वापस आने के बाद अगर मैं इसे रोटेट करके देखूं तो हमारे पास ये एक 2D स्केच बना है। ये 2D स्केच किस प्लेन के अंदर बना है? ये हमारे पास बना है एक्स और जी के अंदर। अब ये हमें पता चल रहा है कि किस प्लेन के ऊपर बनाया है हमने, टॉप प्लेन के ऊपर। अगर फिर दोबारा मैंने इसे नॉर्मल टू करके देखना है, मैंने इसे क्लिक किया है तो ये नॉर्मल टू हो गया। अब मैंने अब ये जो हमने एक डायामीटर बनाया था, इसे मैंने, जैसा कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि हमारे पास एक एक्स जी 2D स्केच आ गया। अब हमने इसे एक थर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड करना है, तो इसके अंदर हम वाई डायरेक्शन के अंदर इसे एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने के बाद हमने स्केच की बजाय फीचर्स वाली टैब में जाना है और एक्सट्रूड करना है। जिस तरह के हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सबसे पहले हम एक्सट्रूड को देखेंगे। एक्सट्रूड पे क्लिक किया अ, सॉरी 1 मिनट वेट करें। अच्छा, अब मैंने जब एक्सट्रूड पे क्लिक किया, तो वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ एक मैसेज दे रहा है कि ए प्लेन ऑन व्हिच टू स्केच द फीचर क्रॉस सेक्शन। वो कह रहा है एक प्लेन सेलेक्ट करें जिसके ऊपर आपने स्केच बनाना है। हमने तो स्केच बना लिया है, तो हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएँगे, एन एक्जिस्टिंग स्केच टू यूज़ फॉर द फीचर। या तो एक एक्जिस्टिंग स्केच सेलेक्ट करें या कोई भी एक प्लेन सेलेक्ट करके उसके ऊपर एक नया स्केच बना सकते हैं आप एक्सट्रूड के अंदर। चूँकि हमने स्केच बना लिया है, तो हमारे पास ये इसे कहते हैं ट्री है। इसके अंदर हम जो-जो प्रोसीजर्स करते रहेंगे, जो-जो स्केच बनाते रहेंगे, जो-जो कमांड्स को यूज़ करते रहेंगे, वो यहाँ पे अपीयर होती रहेंगी। अब स्केच हमने ये बनाया था, जब मैंने इसके ऊपर एरो लेके आ रहा हूँ, तो ये ऑरेंज हो रहा है, इट मीन्स कि ये इसे सेलेक्ट कर रहा है। अब मैं क्लिक करूँगा तो उसने इस स्केच को सेलेक्ट कर लिया है और वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने इसे कितना एक्सटेंड करना है। अब इस एरो को पकड़ के मैं इसे ब्लाइंडली भी टॉप साइड पे या बॉटम साइड पे इसे मैं ड्रैग कर सकता हूँ, तो ये उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सटेंड कर देगा। या अगर मेरे पास उसकी डायमेंशंस है कि 1 सेंटीमीटर डायमीटर है और लेट्स सपोज 7 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ है, तो मैंने यहाँ 7 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड पे उसकी डेप्थ एंटर लिखने के बाद एंटर किया है, तो वो 7 सीएम का हमारे पास आपके पास जो है वो सिलिंड्रिकल शेप आ गई है। अब जिस तरह हम स्केच के अंदर उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर होते हैं, इसी तरह फीचर्स के अंदर भी हम उस पर्टिकुलर विंडो के अंदर हैं। ये करने के बाद जब मैंने टिक किया है, तो वो मैं कंप्लीट करने के बाद मैं उस मेन विंडो के अंदर आ गया हूँ। ठीक है? अब ये आपके पास क्या है, ये उस स्क्रू की जो है, आपके पास नीचे वाली बेस आ गई है, बॉटम साइड आ गई है। अब इसका एक हेड भी होता है। उस हेड को हम होल्ड करके उसे रिवॉल्व करते हैं या उसे टाइट या लूज़ करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका हेड बनाने के लिए हम अ, इसी टॉप प्लेन की तरफ जाएँगे, ठीक है? टॉप प्लेन की तरफ जाएँगे, उसमें क्या है हमारे पास, हमने पहले राइट साइड पे एक्सटेंड किया है इसे, अब हमने क्या करना है, इसे लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करना है और इसका हेड बनाना है। अब सेम टॉप प्लेन को मैंने नॉर्मल टू किया है और मैंने यहाँ पे दोबारा स्केच बनाना है। अब स्केच बनाने के लिए मैंने क्या करना है,
मैंने एक पॉलीगॉन सेलेक्ट करनी है क्योंकि हमारे पास जो उसका हेड होता है वो मोस्टली पॉलीगॉन शेप में होता है, ताकि आप रेंच की हेल्प विद द हेल्प ऑफ रेंच आप उसे टाइट कर सकें। तो ये पॉलीगॉन आपको शो कर रही है। यहाँ पे मैंने रफली उसे एक्सटेंड करके सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इसका भी डायमीटर सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने उसका जो है नीचे मेन बॉडी उसका 5 सीएम रखा था, इसका लेट्स सपोज मैं 8 सीएम करने के बाद एंटर करता हूँ। अच्छे से थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, इसे आप कर लें 6 सीएम। जी ठीक है, 6 सीएम आपके पास इसका हेड आ गया और मैंने टिक करके इसे रिटर्न टू मेन विंडो आ गया। अब इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि सिर्फ एक स्केच बना हुआ है। ये नीचे वाली आपके पास मेन बॉडी है, लेकिन उसका हेड जो है उसका भी स्केच आ गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, उस हेड को जो है हमने दोबारा क्या करना है, एक्सट्रूड करवाना है। फिर मैं एक्सट्रूड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा और फिर वो मेरे से पूछेगा कि आपने कौन सा स्केच सेलेक्ट करना है। तो मैं इस स्केच के ऊपर जाके यहाँ से ट्री में से इस स्केच के ऊपर जाके इसे सिलेक्ट कर लूंगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में आपने इसे एक्सटेंड करना है। अब राइट साइड पे हमारे पास मेन बॉडी है, तो मैं इसे ड्रैग करके लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। इस साइड के ऊपर उसे हमने एक्सटेंड कर लिया। अब इसकी कितनी थिकनेस होनी चाहिए वो हम सिंपली यहाँ से दे सकते हैं कि 1 सीएम होनी चाहिए, या इसे आप कर लें 2 सीएम। तो ये आपने 2 सीएम करने के बाद जब टिक किया है और आप मेन विंडो में रिटर्न करके आ गए हैं, तो आप इस ये आपके पास क्या आ गया है, उसका स्क्रू की बॉडी बन गई है। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, वो क्या है कि ये जो इसकी मेन बॉडी है वो उसका डायमीटर ज़्यादा स्मॉल है और उसका हेड जो है वो ज़्यादा बड़े साइज़ का है। अब विदाउट एनी डायमेंशन अगर मैं प्रैक्टिकली इसे बनाना शुरू कर देता तो उसके अंदर मुझे मटेरियल वेस्ट होना था, टाइम वेस्ट होना था, लेकिन मैंने एक जो है मॉडल बना के देखा है कि क्या बनने के बाद ये कैसा नज़र आ रहा है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अब आप देखें अगर उसको मॉडिफाई करना है तो कितना ईज़ी है। सिंपली जो हमने स्केच यूज़ करके जो स्केच सेलेक्ट करके हमने एक्सट्रूड किया था, उसी स्केच पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है एडिट स्केच। उस एडिट स्केच पे क्लिक करूँगा, तो वो स्केच मेरे सामने अपीयर हो गया, एडिट होने के लिए। अब मैंने क्या करना है, उसकी डायमीटर जो है, उसे रिड्यूस करना है, उस पे डबल क्लिक किया है, तो यहाँ पे वो 3 सीएम दे रहा है, इसे मैं कर लेता हूँ 1.5 सीएम। तो मैंने 1.5 सीएम करके एंटर किया है, सिर्फ स्केच चेंज हुआ है, लेकिन स्केच चेंज करने के बाद जब मैं मेन विंडो में वापस आऊँगा, तो उसने वो ऑटोमैटिकली जो एक्सट्रूड कमांड थी, वो उस स्केच पे अप्लाई करके खुद ही उसे मॉडिफाई कर दिया। तो ये है हमारे पास एक्सट्रूड कमांड की का यूज़, कि हमने उसे जो एक्सट्रूड करवाया है वो कैसे करवाया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास है रिवॉल्व। अच्छा, रिवॉल्व के अंदर क्या होता है कि आप उसे रिवॉल्व करते हैं, उसे एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग उसे रोटेट करवा रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक स्विंग है, तो स्विंग क्या होती है, आपके पास उसका सेंटर पॉइंट के साथ अटैच होती है और वो उस सर्कल के एक्सिस के अलोंग जो है वो रोटेट कर रहा होता है। अब ये जो हमने एक्सट्रूड बॉस की हेल्प से हमने एक स्क्रू बनाया था, इसे हम रिवॉल्व बॉस की हेल्प से भी बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है, मैं अभी इसे क्रॉस और एक न्यू विंडो जो है, अ, ये न्यू पे सिलेक्ट करके नया पार्ट बनाया मैंने, ओके करता हूँ। तो उसी तरह हमारे पास फ्रंट, टॉप और राइट प्लेन आ गए हैं। अब अगर मैं फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, नॉर्मल टू करता हूँ, तो मैंने यूज़ करना है इस दफ़ा रिवॉल्व बॉस। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि आपकी जो बॉडी है वो सेंटर एक्सिस के एक साइड पे होनी चाहिए, क्योंकि वो अलोंग द सेंटर उसने रिवॉल्व होना है। अब मैं उसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्या। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसी तरह एक स्क्रू बनाना है, तो मैंने फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया है, उसके बाद स्केच सेलेक्ट किया है। स्केच के अंदर क्या गया हूँ मैं, रेक्टेंगल के अंदर चला गया। एक रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया है। अच्छा, इस रेक्टेंगल भी आप कई तरीके से बना सकते हैं। 2 पॉइंट रेक्टेंगल है, ये सेंटर रेक्टेंगल है। मैंने सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट किया है और इस पॉइंट पे सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लाके क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ है, मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गई है। अब इस रेक्टेंगल जो है, इसका विड्थ, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ये हमने लास्ट टाइम रखी थी 7 सीएम, तो मैंने 7 सीएम सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए,
विड्थ जो है हमने सिलेक्ट की थी 1 cm, तो इट मीन्स मैं इसे सेंटर के एक साइड वाला हिस्सा बना रहा हूँ, तो मैं इसे 0.5 cm रख लेता हूँ। 0.5 cm। अब 0.5 cm करके एंटर किया तो हमारे पास ये इसकी नीचे वाली बॉडी आ गई है सेंटर के एक साइड पे। अब इसी के ऊपर जो है मैंने दूसरा इसका हेड बनाना है सेंटर के एक साइड पे। उसके लिए क्या होगा, मैं कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ और इस कॉर्नर से सिलेक्ट करने के बाद एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। ठीक है, अब आपको अब थोड़ा-थोड़ा लग रहा होगा कि ये आपका जो है सेंटर से राइट साइड वाला हिस्सा बना रहे हैं हम। अब ये क्यों बना रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब इसकी भी जो है डायमेंशंस आप एडिट कर सकते हैं। अगर इस लाइन पे सिलेक्ट करें तो ये हमारे से विड्थ पूछ रहा होगा, आप इसे रख लें 1 cm। 1 cm रख के एंटर किया है और इसकी जो हाइट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। इसे आप कर लें 0.5 cm। 0.5 cm। अब आपके पास ये हाइट आ गई है। अब आपने टिक किया है तो आपके पास ये एक स्केच बन गया है, लेकिन इस स्केच के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि हमने इसके अंदर कोई भी डिसकंटीन्यूअस पोर्शन नहीं होना चाहिए। अब क्या मतलब इसका क्या है कि यहाँ अगर ये ऑरेंज डॉट है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एक ऑरेंज डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से सिलेक्ट करके मैं राइट साइड पे आऊँगा, नीचे आऊँगा, फिर लेफ्ट पे आके ये पॉइंट है, यहाँ से नीचे जाना चाहिए स्केच को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्केच इटसेल्फ जो है वो कट कर रहा है विदिन द बॉडी। अब अगर इस स्टेज के ऊपर आके मैं इसे कोई भी कमांड यूज़ करूँगा रिवॉल्व की, तो वो नहीं उसे पिक करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ स्केच में फ़ॉल्ट है। वो क्या है कि जब भी हम एक बॉडी या एक पार्ट की ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें ड्राइंग शुड नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ट्रिम एंटिटीज़ यूज़ कर रहा हूँ। ट्रिम का मतलब क्या होता है? कट करना। एक्सटेंडेड पोर्शंस को कट करना। तो जब मैंने ट्रिम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आके मैं इसे ट्रिम किया है। वो डबल एजेस थे, तो एक दफ़ा ट्रिम किया तो एक एज हुआ है, दूसरी दफ़ा किया तो दूसरा एज। अब आप देखें कि यहाँ पे आपके पास कंप्लीट ड्राइंग जो है वो ग्रे पोर्शन में आ गई है। इट मीन्स कि अब जो है ये सही है और इट विल नॉट कट इटसेल्फ। तो अब मैंने ग्रीन टिक किया है और रिटर्न किया है, तो इट मीन्स मैं मेन बॉडी में वापस आ गया हूँ, मेन उस विंडो में वापस आ गया हूँ। अब ये हमने सिर्फ राइट साइड वाली हिस्सा बनाया है। अब आपको पता चलेगा कि रिवॉल्व बॉस जो है वो कैसे यूज़ होती है। अब रिवॉल्व बॉस पे जब मैंने क्लिक किया है, तो इसी तरह वो मेरे से पूछ रहा है कि आप एक प्लेन सेलेक्ट करें, उसे स्केच बनाने के लिए, या फिर जो पहले से स्केच बनाया हुआ है उसे सिलेक्ट कर लें। अब जो पहले से स्केच बनाया था मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। अब वो मेरे से पूछ रहा है एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन, कि किस एक्सिस के ऊपर उसे आपने रोटेट करवाना है। अब हमने ये जो है ये वाली लाइन, ये इसकी सेंटर लाइन कंसीडर की थी और राइट साइड वाला पोर्शन जो है इसका मेन बॉडी थी। तो अगर मैंने इसे सेंटर वाली लाइन को क्लिक करूँगा, तो ये देखें आप, उसने ऑटोमैटिकली उस लाइन के अलोंग जो है उसे रोटेट कर दिया। लेट्स सपोज़ अगर मैं दूसरी साइड सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसे, ये वाला जो एज है। तो फिर क्या होगा, वो इसके अलोंग जो है उसे रोटेट करवा देगा। ये देखिए सारा जो दरमियान में था वो हॉलो पोर्शन बन गया आपका। तो इस तरह जो है आपने जिस भी एक्सिस के अलोंग अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायर्ड डिज़ाइन सेलेक्ट करना है, तो उसे आप रोटेट करवा सकते हैं। अब मैंने लेट्स सपोज़ इसके अलोंग जो है रोटेट करवाना था, रोटेट करवाने के बाद मैंने ग्रीन पे टिक किया, तो ये मैं मेन विंडो के अंदर वापस आ गया हूँ, हमारे पास उसका थ्रेड बन गया। इट मीन्स कि हमने कोई भी पार्ट अगर बनाना है तो हम मल्टीपल ऑप्शंस को यूज़ करते हुए अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम उसे बना सकते हैं। अब आपने एक्सट्रूड बॉस भी देख लिया, रिवॉल्ट बॉस भी देख लिया कि ये दोनों कैसे वर्क करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी-सी चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रूड बॉस है और ये एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड बॉस का मतलब क्या है कि विद द हेल्प ऑफ स्केच उसने सॉलिड बॉडी बनानी है। एक्सट्रूड कट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ स्केच उसने उसे कट करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह ये एक हेड था, इस हेड को यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉलीगॉन होनी चाहिए ताकि रै विद द हेल्प ऑफ रेंच हम इसे ग्रिप कर सकें। तो अब क्या होगा, हम फिर दोबारा स्केच में जाएँगे
और हमने एक पॉलीगॉन सेलेक्ट की है। पॉलीगॉन सेलेक्ट करने के बाद वो पूछ रहा है कि आपने स्केच किस प्लेन के ऊपर करना है, क्योंकि पहले तो हम प्लेन सेलेक्ट करते थे, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, लेकिन इस दफा मैंने प्लेन सेलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट पॉलीगॉन स्केच सेलेक्ट किया। तो अब मैंने उसे बताना है कि मैंने किस सरफेस के ऊपर पॉलीगॉन बनानी है या किस स्केच के ऊपर जो है पॉलीगॉन बनानी है। तो अब मैंने पॉलीगॉन बनानी है इस सरफेस के ऊपर, तो मैंने इस पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और इस सरफेस के ऊपर लाके क्लिक कर दिया, तो वो सरफेस मेरे सामने अपीयर हो गई है। तो अब इसका जो है सेंटर पॉइंट यहाँ पे हम कहीं होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, सेंटर पॉइंट लेने के लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन लाइन जो है ड्रॉ कर लेते हैं, मिड पॉइंट लाइन है। तो यहाँ आपके पास एक मिड पॉइंट आ गया, फिर दोबारा हम पॉलीगॉन सेलेक्ट करते हैं और ये इस मिड पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया पॉलीगॉन। अच्छा, अब यहाँ पे दो मकसद है। मकसद ये है कि अगर हमने ये सेलेक्ट किया है, तो वो इस स्केच को सेलेक्ट करके उसे क्या करेगा, कट कर देगा। अगर मैं एक्सट्रूड कट करता हूँ, लेट्स सपोज मैं ऐसे रिटर्न आ गया हूँ मेन विंडो के ऊपर, हमने ये स्केच बना लिया इस फेस के ऊपर, मैं फीचर्स में गया हूँ और मैंने क्या यूज किया, एक्सट्रूड कट। एक्सट्रूड कट पे जब मैंने क्लिक किया है तो उसने उस स्केच को पिक कर लिया। ठहरें जरा, देखिए एक्सट्रूड कट पे क्लिक किया तो वो कह रहा है कि स्केच को एक्सट्रूड करवाना है, इस स्केच को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब वो क्या कर रहा है, उस स्केच को यूज करते हुए उसे कट करवा रहा है। लेट्स सपोज मैं इसे, इस स्केच को टिक करने के बाद, मैं सिलेक्ट करने के बाद इसे टिक कर देता हूँ, तो उसने क्या किया है, उसने उस बॉडी को कट करवा दिया ऐसे। लेकिन हमारा तो मकसद था कि उस स्केच के बाहर-बाहर कट करवाता, नॉट यूजिंग द सिंगल स्केच। तो उसके अंदर हमने क्या गलती की है, अगर मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, तो इसके अंदर जो हमने स्केच बनाया है, इसे एडिट करें अगर, तो इसके लिए हमने एक और इसके आउटसाइड द सरफेस इसकी एक ड्राइंग बनानी है। अब वो क्या करेगा, अब वो करेगा कि ये जो स्केच है, एक फर्स्ट स्केच है और एक सेकंड स्केच है, तो इन दोनों स्केच के दरमियान जो सॉलिड बॉडी आ रही है, उसे वो कट करेगा। अब अगर मैं वापस आ गया हूँ, तो हमने ये स्केच बना लिया, तो एक्सट्रूड कट्स को सिलेक्ट किया मैंने और स्केच को सिलेक्ट किया। तो अब क्या किया है उसने, इन दो, इसे जो है वो एक्सटर्नल बाउंड्री लिया है और इसे इंटरनल बाउंड्री लिया है। तो इस एक्सटर्नल और इंटरनल के दरमियान में जो सॉलिड पोर्शन आ रहा है, इसे कट करवा रहा है। अब मैंने टिक किया है, तो उसने क्या किया, ये देखिए उसका हेड आ गया। तो इट मीन्स आपको जो भी कमांड्स हैं, उन्हें यूज करना आना चाहिए कि आप उसे यूज कैसे कर रहे हैं। अब मैं इसे फिर जो है वो रिमूव करके, नेक्स्ट हमारी जो थी कमांड, मैंने न्यू पे आके एक पार्ट बना रहा हूँ। तो अब हमारी कमांड हमने यूज करना है स्वीप, स्वीप कमांड को। अब स्वीप कमांड किस लिए यूज होती है, स्वीप कमांड यूज होती है, स्वीप कमांड यूज होती है कि जब हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उसे एक्सटेंड कर रहे होते हैं। अब वो कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये फ्रंट प्लेन है, उस फ्रंट प्लेन को मैंने नॉर्मल टू कर लिया। नॉर्मल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे स्केच बना के एक लाइन सेलेक्ट कर लिया। अब ये लाइन क्या है, अब अ, हम बात जो कर रहे हैं स्वीप का, स्वीप के अंदर क्या होता है कि वो जो एक पर्टिकुलर ड्राइंग है, वो अलोंग द पाथ उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन लगाता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा घरों में जो वेंटिलेशन वगैरह के लिए प्लास्टिक के पाइप लगे होते हैं, तो वो इस तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास एक एक्स्ट्रा भी जो है वो आ गई है कमांड, जो हमारे पास ये यहाँ पे हमने फिलेट करना होता है इन्हें। स्केच के अंदर हमने फिलेट को सिलेक्ट किया, फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे,
वो पूछ रहा है कि किन किन दो एंटिटीज को आप फिलेट करना चाहते हैं यहाँ से। तो मैं इस एज को और इस एज को जो है फिलेट करना चाहता हूँ, उसने यहाँ से फिलेट कर दिया। ठीक है, इसे मैंने टिक किया। अब फिर दोबारा मैं इस एंटिटी और इस एंटिटी को सिलेक्ट करूंगा और टिक कर दूंगा। तो जिन जिन एजेस को मैंने फिलेट करते जाना है उन्हें मैंने सिलेक्ट करते जाना है और टिक करते जाना है, वो मेरे पास फिलेट हो गए हैं। अच्छा, अब ये क्या हो गया, अब ये वो पाथ आ गया जिस पाथ के अलोंग हमने उसे मूव करवाना है। आपने एक्सट्रूड के अंदर क्या होता है, हम सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर अलोंग द डेप्थ उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन स्वीप के अंदर क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर लेंथ के अलोंग, उस पर्टिकुलर पाथ के अलोंग जो है उसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। अब मैं वापस आ गया हूँ, ये तो आ गया हमारे पास आ गया एक पाथ। अब इस पाथ पे मैंने जो है वो क्या करवाना है, एक पाइप जो है, एक हॉलो पाइप, उसे मूव करवाना है। अब उसके लिए क्या होगा, ये अलोंग, ये उसका साइड व्यू आ गया है और अब हम मुझे चाहिए उसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू किस प्लेन के अलोंग आएगा, राइट प्लेन के अलोंग। तो राइट प्लेन सेलेक्ट करके मैंने नॉर्मल टू किया है, तो ये मेरे पास सामने आ गया। अब यहाँ से पाइप जो है वो स्टार्ट होगा। उसके लिए दोबारा मैं स्केच में जा रहा हूँ और ये एक सर्कुलर पाइप है, तो इस पॉइंट के ऊपर मैं एक सर्कुलर पाइप जो है वो बना देता हूँ। लेट्स सपोज इसका डायमीटर जो है हम कर लेते हैं, दैट इज 3 cm। ये ज्यादा हो गया, इसे 2 cm। 2 cm करने के बाद मैंने टिक किया है और मैं रिटर्न आ गया हूँ वापस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये भी मेरा ख्याल इसका ना बाद में इशू होगा, क्योंकि आप देखें कि ये डायमीटर बहुत बड़ा है और यहाँ से जब ये टर्न होगा तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे। तो इसलिए दोबारा जो है मैं इसे एडिट करवा रहा हूँ। इसे आप कर लें 1.5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया है, अब हमारे पास एक मेन बॉडी आ गई है, पाइप का फेस आ गया है और अलोंग द लेंथ, जिस पाथ के अलोंग मैंने उसे जो है वो एक्सट्रूड ये करवाना है, स्वीप करवाना है। तो अब मैं दोबारा स्वीप वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, स्केच प्रोफाइल, कि ये देखें, ये पाइप का आपको फेस नजर आ रहा होगा कि कौन सा फेस जो है आपने वो स्वीप करवाना है। इसे सिलेक्ट करने के बाद वो कह रहा है अलोंग द लेंथ, किस लेंथ के अलोंग आपने उसे मूव करवाना है। तो मैं इस ट्री के अंदर जाके जो फर्स्ट स्केच था इसे मैंने सिलेक्ट किया है। इसे सिलेक्ट करने के बाद जब मैं टिक कर रहा हूँ तो वो रीबिल्ड एरर दे रहा है। रीबिल्ड एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि आपके ये जो यहाँ पे टर्न्स दिए हुए हैं, फिलेट दिए हुए हैं, ये इस सर्कल के डायमीटर के साथ मैच नहीं कर रहे, क्योंकि वो किसी पॉइंट के ऊपर जाके वो हॉलो बन रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसका जो है मैं डायमीटर इसका जो है वो रिड्यूस करूंगा। अब जो है मैं इसे दोबारा चेक करता हूँ कि क्या वो एरर रिमूव हो गया। पहले हमने मेन बॉडी सिलेक्ट कर लिया यहाँ से। अब अलोंग द पाथ, किस पाथ के अलोंग उसने स्वीप करना है, ये देखें। अब वो पाथ सिलेक्ट किया तो उस पाथ के अलोंग उसने यहाँ पे हमारे पास क्या किया, एक सॉलिड पाइप जो है वो बना दिया है कि उस पाथ के अलोंग। लेकिन यहाँ पे एक और एरर क्या आ रहा है कि हमने जिस तरह पहले मैंने आपको एक्सट्रूड कट के अंदर बताया था कि अगर हम सिंगल स्केच बनाएंगे तो उस सिंगल स्केच को यूज करते हुए वो उस फीचर के लिए यूज करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने हॉलो पाइप बनवाना है। अब हॉलो पाइप बनाने के लिए हमने क्या करना है, इसे 2 स्केच देने हैं ताकि उन स्केचेस के दरमियान वाले पोर्शन को वो सॉलिड पोर्शन कंसीडर करे। तो सिंपली क्या करूंगा मैं, जो इसका पाइप का फेस था उस वाले स्केच को जाके एडिट करूंगा और यहाँ पे इसके अंदर एक और सर्कल लगा दूंगा। ये अब क्या करेगा वो, अब वो करेगा, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न आऊं तो वो इंटरनल स्केच को और एक्सटर्नल स्केच को मेन बॉडी के लिए यूज करेगा और इन दोनों स्केचेस वाले पोर्शन को जो है वो सॉलिड करेगा। अब मैंने रिटर्न किया है तो वो क्या हुआ है मेरे पास, ये देखें, ये पाइप अब क्या बना है, हॉलो पाइप बना है। अगर मैं इसको कट करके दिखाऊं आपको अलोंग द, ये देखें, ये देखें, ये पाइप अंदर से जो है वो सारा हॉलो बना हुआ है और ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है ये इसकी मेन बॉडी आ रही है। तो इट मीन्स कि आपको यूज करना आना चाहिए। तो अब हमने एक्सट्रूड को भी देख लिया है कि कैसे यूज होती है।
रिवॉल्व को भी देख लिया, स्वीप को भी देख लिया। एक कमांड रह गई है हमारे पास लॉफ्टेड। अब लॉफ्टेड क्या होता है कि उसके अंदर हम अलोंग द स्लोप जो है या अलोंग द पर्टिकुलर डायामीटर हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए दोबारा हम एक न्यू विंडो की तरफ आते हैं। न्यू विंडो के अंदर आके हमने एक पार्ट सिलेक्ट करके ओके किया है। तो अब लॉफ्टेड के अंदर जब हम आगे मूव करते जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉफ्टेड के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक टॉप प्लेन आ गया है। उसी तरह हमने उसे राइट एंगल पे ला के वहां पे हमने स्केच बना रहे हैं इसका। एक ही हमारे पास एक पॉलीगॉन आ गई है, लेकिन इसे हम अगर 5 कॉर्नर्स कर लेते हैं, यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स जो है सिंपली रिड्यूस कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। इसे हम 5 करके, और ये करना है वो कि सर्कल के इंस्क्राइब्ड, मतलब कि जो सर्कल है, ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके एजेस जो है वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, और इंस्क्राइब्ड के अंदर क्या आ रहा है, सर्कल उसकी साइड्स के अंदर आ रहा है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, सर्कमस्क्राइब्ड कर लेते हैं और फिर इसे टिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसका डायामीटर पता होना चाहिए। डायामीटर के लिए हम इसे सर्कल को क्लिक करते हैं, तो इसे हम कर लेते हैं दिस इज 5 cm। 5 cm करने के बाद हम चाहते हैं कि ये जो एज है ये हमारा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। तो इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है कि इसे आपने एज को मेक वर्टिकल करना है या मेक हॉरिजॉन्टल करना है। अगर मैं इसे मेक हॉरिजॉन्टल करूंगा तो इस तरह बिल्कुल मेरे सामने आ गया और मैं वापस आ गया हूँ यहाँ पे। अब क्या हुआ है, ये मैंने ड्राइंग बनाई है टॉप प्लेन के ऊपर। अब टॉप प्लेन के ऊपर एक और प्लेन हमने ऐड करना है। तो क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं सिंपली, या तो हम यहाँ पे जा सकते हैं फीचर्स के अंदर जाके, रेफरेंस ज्योमेट्री के अंदर जाके एक नया प्लेन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। या सिंपली हम क्या करेंगे, जो टॉप प्लेन है, कंट्रोल प्रेस करें, इस प्लेन को सिलेक्ट करें और इसे स्वाइप, ये देखें स्वाइप करके ऊपर की तरफ ले जाए। अब ये आपके पास प्लेन आ गया है इसी के बिल्कुल पैरेलल। अब हमने ये बताना है कि ये कितना ऊपर होना चाहिए। लेट्स सपोज इसे कहते हैं 10 cm हाइट पे हो। ठीक है, 10 cm हाइट पे आपने एक प्लेन बना लिया और टिक कर लिया। अब इस प्लेन के ऊपर आपने एक ड्राइंग बनानी है, तो ये प्लेन सिलेक्ट हुआ हुआ है और स्केच, इसे मैंने क्या कर लेना है, नॉर्मल टू कर लेना है। और यहाँ पे एक और जो है स्केच बना रहा हूँ पॉलीगॉन का। इस फिर मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और एक लार्जर डायमीटर की जो है मैं एक पेंटागन बना रहा हूँ। उसका हमने 5 cm रखा था, इसका 10 cm रख लेते हैं। 10 cm रखने के बाद मैंने उसी तरह इसका जो है जो एज है उसे क्या कर लेना है, एज को सिलेक्ट किया और मेक हॉरिजॉन्टल। अब ये क्या हुआ है, एक दूसरे के हॉरिजॉन्टल बिल्कुल आ गई है और मैं रिटर्न आ गया हूँ। अब ये देखें मेरे पास क्या हुआ है, एक ये बिल्कुल दो पैरेलल प्लेन्स हैं। एक नीचे 5 cm का हमने जो है पेंटागन बनाया और एक ऊपर 6 cm का पेंटागन बनाया। तो इसके लिए हमारे पास क्या करूंगा मैं, लॉफ्टेड आ गया जिसके अंदर हम एक स्लोप में, अब मैं लॉफ्टेड को सिलेक्ट किया, तो वो कह रहा है कोई दो एजेस सिलेक्ट करें, वो कोई दो पाथ सिलेक्ट करें जिसके अलोंग इसने लॉफ्ट होना है। तो हम कोई भी एज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। अब इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूं मैं और इस कॉर्नर को सिलेक्ट करता हूं, तो क्या हो गया, ये लॉफ्ट हो गया। ये देखिए अगर मैंने टिक किया है तो ये हमारे पास एक लॉफ्टेड पार्ट आ गया। अगर मैं इसे लेट्स सपोज इसे मैं डिलीट करने के बाद इन्हीं स्केचेस को यूज करके अगर मैं लॉफ्टेड को चेक करके और डिफरेंट कॉर्नर्स को सिलेक्ट करता हूँ, फिर क्या होगा ये देखें। फिर उसके अंदर क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। वो मतलब अलोंग द पाथ पहले मैंने स्ट्रेट डिफाइन किया था ऐसे, ये कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ, लेकिन बाद में क्या किया मैंने, इस कॉर्नर इस पाथ को इसके साथ डिफाइन किया तो उसने उसे ट्विस्ट कर दिया, मतलब उस पाथ के अलोंग उसे लॉफ्ट कर दिया। अच्छा अब लेट्स सपोज अगर हम इसे मल्टीपल पाथ्स देना चाहते हैं तो उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे पास ये एक प्लेन था, अ, ये वाला प्लेन। अब इसी प्लेन को यूज करते हुए मैं इसके ऊपर एक और प्लेन जो है वो बनाता हूँ। तो सिंपली क्या करूंगा, कंट्रोल प्रेस किया, इस प्लेन को सिलेक्ट किया और इसे मैं स्वाइप करके ऊपर ले आया। ऊपर लाने के बाद मैंने इसे टिक कर लिया।
अब दोबारा इसे मैं इसको नॉर्मल टू करके इसके ऊपर एक और स्केच बना रहा हूँ, एक और पॉलीगॉन बना रहा हूँ। स्केच सेलेक्ट करने के बाद एक पॉलीगॉन बनाई है और फिर वो इन तीनों से बड़ी पॉलीगॉन आ गई है। जो हमने नीचे 2 बनाई है उन दोनों से बड़ी आ गई है। 5, 10 बनाई थी, इसे हम कर लेते हैं दैट इज़ 15 सीएम। 15 सीएम करके टिक एंटर कर दिया और उसी तरह हमने उसके एज को सिलेक्ट करके उसके एज को सिलेक्ट करके उसे हमने बाकी दोनों के जो है वो बिल्कुल पैरेलल कर लिए। अब हमारे पास ये एक और पॉलीगॉन आ गई है इन दोनों के ऊपर। तो हम क्या कर सकते हैं, अब इस केस के अंदर हमने जो लॉफ्ट किया था इसे हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हमारे पास अब 3 डिफरेंट स्केचेस आ गए हैं। अब क्या आ गया है, इन 3 डिफरेंट स्केचेस के अलोंग भी हम पाथ डिफाइन करके लॉफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैंने लॉफ्ट दोबारा सेलेक्ट किया है और वो कह रहा है किन एजेस के अलोंग आपने उसे लॉफ्ट करना है। अब मैं इस एज को दबाता हूँ, इस एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को सिलेक्ट करता हूँ। तो और टिक करूंगा तो उसने उसके अलोंग उसे लॉफ्ट कर दिया। या फिर यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं कि लॉफ्ट सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सिलेक्ट किया है, इस एज को सिलेक्ट किया है, ये यहाँ तक सीधा आया है। अब मैं यहाँ से पाथ जो है वो डिफरेंट ले गया हूँ। तो वो क्या हुआ है कि यहाँ नीचे से लेके यहाँ तक स्ट्रेट आया था, उसके ऊपर क्या हो गया, ट्विस्ट हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट उनको यूज़ करते हुए कमांड्स को यूज़ करते हुए आप अपना जो है डिफरेंट पार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है, कहाँ पे है कि एज़ एन इंजीनियर जब आप आगे जाएँगे, तो आपने किसी इंडस्ट्री के अंदर जाना है, वहाँ पे आप अगर पॉलीमर के स्टूडेंट हैं, तो 3D प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर कोई आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के, तो वहाँ आप डिफरेंट शाफ्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट मशीन के पार्ट्स डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के बाद उनके डिफरेंट एनालिसिस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके स्ट्रेसेस वगैरह जो है वो कहाँ पे कैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर जनरेट ज़्यादा हो रहे हैं तो आप सिंपली 3D मॉडल या कैड मॉडल के अंदर आके उन पार्ट्स को जो है वो अ, जो है पार्ट्स को सिंपली आप उसे क्या करेंगे, उसका डिज़ाइन को चेंज करेंगे, उसे ऑप्टिमाइज़ करेंगे, फिर दोबारा उन एनालिसिस को चेक करने के बाद देखेंगे कि क्या वो हमारे रिक्वायर्ड स्ट्रेसेस जो हैं वो रिड्यूस हो गए हैं उसके अंदर। हमारा जो मटेरियल है या जो डिज़ाइन है वो सस्टेन कर रहा है इन करंट सिचुएशन। जी, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट का तो वो मेरे से पूछ सकता है। और हसन साहब, अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो इस सारी ट्रेनिंग से रिलेटेड तो आप भी काइंडली मुझे बता सकते हैं। एक मिनट होल्ड करें। जी, शुएब शुएब साहब। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये आपने ट्रेनिंग की, ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सर, ये क्या इसकी जो रिकॉर्डिंग है ये मिल सकती है हमें मजीद, यानी कि इसको अगर हमने डीपली देखना हो, क्योंकि बेटा मैंने थोड़ा रिकॉर्डिंग भी मैं शेयर कर दूंगा हसन साहब के साथ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ है कि ये जो सारी लर्निंग है या जो चीज़ें मैंने शेयर की हैं, ये सारी चीज़ें मैंने अ, सीखी हैं। मतलब आप फारिग टाइम में आप और चीज़ों में टाइम वेस्ट करते हैं आजकल। तो आप सिंपली अगर यूट्यूब पे जाके लिखें बेसिक ट्यूटोरियल्स फॉर सॉलिड वर्क्स या बेसिक सॉलिड वर्क्स, तो वहाँ पे आपको जी सर। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस मिलेंगी। आप सिंपली लिखें एक्सट्रूड सॉलिड वर्क्स तो आपको एक्सट्रूड की ऑप्शन आ जाएगी, कैसे यूज़ करनी है। डिवॉल्व की यूज़ करनी है, स्वीप की यूज़ करनी है, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीज़ों को वहाँ से। वैसे ये रिकॉर्डिंग जो है ये भी मैं शेयर कर दूँगा साथ-साथ। जी सर, और सर दूसरा ये क्वेश्चन है कि ये जो है सॉलिड वर्क्स, ये इसके लिए कौन सा कंप्यूटर यानी कि या सिस्टम कंपैटिबल होता है? काइंडली ये भी रिपीट कर दें। बेटा ये इसके अंदर जो है मोस्टली
कंपैटिबल तो विंडोज के साथ होता है, कंप्यूटर के साथ नहीं होता। आमतौर पे जो आपका 2016 है, ग्राफिक्स। 18 है, ये विंडोज, ये जो 2016 है, 18 है, ये विंडोज 7, विंडोज 10 पे इजीली चल जाते हैं। कंप्यूटर भी आपका कोई बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, बस ये है कि एटलीस्ट 5 तक हो और रैम ठीक हो तो आपका चल जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होता। तो वो आपने जो भी सॉफ्टवेयर सॉलिड वर्क्स यूज़ करना है 16 या 18 या 20, तो उसमें आप देख सकते हैं गूगल करके कि ये कंपैटिबिलिटी किस विंडो के साथ है। कंप्यूटर की स्पेक्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती, ज़्यादा कंपैटिबिलिटी मैटर करती है विद द विंडोज़। हाँ जी सर, ठीक है सर। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक थैंक यू। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन हो, हैंड रेज़ कर सकते हैं आप। जी। सर ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर अवेलेबल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सर? बेटा क्रैक वर्जन इसका मिल जाता है आपको। ये आप सिंपली जो है सॉलिड वर्क्स जो भी आपने डाउनलोड करना है 16, 20, 18, तो आप वो क्रैक वर्जन इसका इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। ओके सर, थैंक यू।